सभी उपस्थित यहाँ पर एमकेपी के सभी हमारे शिक्षकगण और आज के रन फॉर योगा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और सभी मेरे युवा प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी योग प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी के बीच मुझे भी रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, आप सभी योग दूत बनकर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए आयोजित इस रन फॉर योगा के माध्यम से हमारी प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप सबके माध्यम से हो रहा है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए आयुष विभाग एवं आप सभी योग दूतों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने की जो अद्भुत विधा विकसित की थी, वो आज समूची मानवता के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रही है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। मेरा मानना है कि जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। योग साधना के माध्यम से हम स्वयं से जुड़कर आत्म साक्षात्कार द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाने का सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के लोग योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से योग को सम्मिलित कर रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग ध्यान के लिए समर्पित करें और नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो न हम केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि योग को अपने जीवन में अपनाने से हम एक तो स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से फिट रहते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य एकीकृत होकर उस दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। अधिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, अधिक अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और तमाम प्रकार की जो आज के दैनिक जीवन में होने वाले तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम आसानी से सामना कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखा। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने ऐतिहासिक समर्थन देकर 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में वैश्विक मान्यता मिलना भारत की सांस्कृतिक शक्ति और योग की वैज्ञानिक की सार्वभौमिक स्वीकारता का भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा को सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों ने अपने तप से, अपनी साधना से
और योग के माध्यम से अवलोकित किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में योग को और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने अभी हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित हो रहे योग एवं ध्यान केंद्रों पर कार्यरत योग अनुदेशकों को 5,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस रिसोर्ट और आयुर्वेद से जुड़े केंद्रों को भी विकसित कर रही है। अपार संभावनाएं योग और वेलनेस के क्षेत्र में हमारी है। हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का आयोजन बनकर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनकी नियमित दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बने। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग योग और शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच माननीय विधायक राजपुर श्री खजानदास जी भी मौजूद हैं। मैं उनके अपने आशीष वचन देने के लिए अनुरोध कर रही हूँ। प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए सर का। जा रहा है उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी हम बड़े धूमधाम से योग दिवस को मनाएंगे और हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का भी प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सीएम साहब, योग नीति का असर दिख रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरिद्वार, ऋषिकेश योग सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? पूरे दुनिया की राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी कहीं है तो यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड है और उसमें से हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश इसका प्रमुख केंद्र है। धन्यवाद।
और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मानसून को लेकर अलर्ट मोड में है सीएम धामी। मुख्यमंत्री पहुंचे राज्य आपदा परिचालन केंद्र और मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा उनकी तरफ से की गई है। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश और अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी। दोनों मंडलों में तैनात किए जाए हेलीकॉप्टर, आपात स्थिति में के लिए यहां पर तैनात किए जाए और साथ ही राशन, आपातकालीन वस्तुओं का रखे पूरा स्टॉक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए मानसून को लेकर अब आखिरकार खुद मुख्यमंत्री ने भी यहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अलर्ट मोड में रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। दोनों मंडलों में तैनात किए जाए हेलीकॉप्टर। आपात स्थितियों यानी कि आपात परिस्थितियों से यहां पर निपटने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल की जाए और साथ ही मानसून को लेकर अलर्ट मोड में सीएम धामी। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंचे राज्य आपदा परिचालन केंद्र और यहां पर मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश और अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। दोनों मंडलों में तैनात किए जाएं हेलीकॉप्टर और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरे तरीके से यहां पर तैयारियां रहे। राशन, आपातकालीन वस्तुओं पर पूरे तरीके से ये सब अलर्ट रहे और मानसून को लेकर खुद मुख्यमंत्री पूरे तरीके से समीक्षा करते हुए नजर आए हैं। और आखिरकार देखिए मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी। इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों मंडलों में तैनात किए जाए हेलीकॉप्टर। आगे बात करते देहरादून की, जहां पर सीएम आवास पर हुई ये बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पहले हुई बीजेपी का प्रदेश टोली बैठक और उसके बाद सीएम धामी के साथ बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि इसके बाद सीएम धामी के साथ भी बैठक हुई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे हैं बैठक में। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी बैठक में शामिल रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये विस्तृत इस बैठक में चर्चा की गई है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। आईएमएन जिसे यहां पर 419 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही 9 मित्र देशों के 32 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। भव्य पासिंग आउट परेड में श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKJM लासंथा भी सुरान बतौर यहां पर उन्होंने शिरकत की है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि ऑफिसर शिरकत कर परेड भी और उसकी सलामी भी ली गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। तन, मन और जीवन देश को समर्पित करने की शपथ के साथ देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी से 419 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। भव्य पासिंग आउट परेड में श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासंथा रोड्रिगो ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर शिरकत कर परेड की सलामी ली। सुबह 6:38 पर मार्क्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। एडवांस कॉल के साथ कैडेट्स कदम ताल करते हुए परेड मैदान में पहुंचे। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने परेड का निरीक्षण कर कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सिल्वर मेडल अन्नी नेहरा, गोल्ड मेडल रोनित रंजन, ब्रॉन्ज मेडल अनुराग वर्मा, TES सिल्वर कपिल, TG सिल्वर आकाश भदौरिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर केरन कंपनी। पास आउट हुए जेंटलमैन कैडेट के परिवार के लोग भी इस विशिष्ट उपलब्धि के साक्षी बने। सेना के अंग बने युवा अफसरों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। पहले तो आई हैव टू गेट यूज्ड टू हर बीइंग सीनियर, क्योंकि जुड़वा है, हम हमेशा साथ रहे हैं बट अभी फौज में सीनियर है, तो आई विल ऑलवेज प्राउडली सैल्यूट हर। And abhi, of course, she being there first is a privilege for me because she can always guide me service mein. So again, a very proud moment, and that's my mother. She's behind all of this, the backbone of our family. She's guiding me and my sister and even my elder sister.
जैसे उत्तराखंड के हर एक दूसरे घर पे एक सोल्जर पैदा होता है, वैसे ही मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ और 1st जनरेशन ऑफिसर। मेरे पापा साथ में आए और इन्होंने 30 साल EME में सर्व करके रिटायर हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी मदर साथ में है। कड़ी मेहनत और लगन से 419 कैडेट्स IMA से पास आउट हो गए हैं। अब वो सेना में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। इन कैडेट्स ने गहन ट्रेनिंग पूरी कर IMA में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग रखा और सेना में शामिल होकर देश सेवा के कर्तव्य पथ पर पहला पग। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का कलह बनकर रह चुका है और कांग्रेस में जो कलह हमेशा बना रहेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि महेंद्र भट्ट पहले अपनी पार्टी की चिंता करें तो बेहतर होगा। रिपोर्ट देखिए। महेंद्र भट्ट बोले, कांग्रेस कलह की पार्टी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर रार मची। आग बबूला कांग्रेस का तीखा पलटवार। बीजेपी का बी मतलब भ्रष्टाचार, बलात्कार। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम हरीश रावत पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर प्रहार किया, तो हरदा ने 2016 की याद दिलाकर हरक पर पलटवार किया। इस बार पलटवार में दार्चुला विधायक हरीश धामी भी कूदे और उन्होंने हरक को लंगड़ा घोड़ा बता दिया। कांग्रेस नेताओं की इस आपसी रार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करारा तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस कलह की पार्टी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का कलह बन चुका है और कांग्रेस में ये कलह हमेशा बना रहेगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जिस काम के लिए जनता ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल बनाया था, उसमें वो नाकाम साबित हुई है। इसलिए 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार मिलेगी और बीजेपी बहुमत से जीतेगी। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता के गुरूर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बयान दे रहे हैं, तो जवाब सुन लें कि अब बीजेपी का बी भी भ्रष्टाचार और बलात्कार का पर्याय बन चुका है। कांग्रेस का जो क है वो कलह बन चुका है, इसलिए ये कलह सतत बना रहेगा। और कांग्रेस के लिए जिसलिए जनता ने कांग्रेस को चुना था, मुख्य विपक्षी दल बनाया था कि जनता की समस्याओं को लेकर सुझावात्मक रूप से सरकार को दे, उसमें कांग्रेस नाकाम सिद्ध हो रही है। और 2027 नहीं, अभी पंचायत चुनाव में कांग्रेस एक वर्षा पूरी तरह उनकी हार होगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सत्ता का गुरूर इतना नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी किसी के लिए कह दें। मुख्य विपक्षी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। आप कुछ भी अगर कहेंगे तो हम भी कुछ भी कहेंगे, अगर आप गाली देंगे तो हमें भी गाली देनी पड़ेगी। तो इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अगर वो क से कला कहेंगे तो हम बी से भ्रष्टाचार भी कहेंगे और बी से बलात्कार भी कहेंगे। आप मालूम ही है, हरिद्वार की भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जो जिला अध्यक्ष रही हैं मोर्चे की, उनका जो कुकृत्य है वो सारे प्रदेश को मालूम है। तो इसलिए बी से बलात्कार बोलना बड़ा आसान हो जाएगा, बी से भ्रष्टाचार बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। भूमि घोटाले से लेकर के खनन घोटाले से लेकर के पूरे राज्य में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, तो बी से भ्रष्टाचार भी कहेंगे, बी से बलात्कार भी कहेंगे। कांग्रेस नेताओं के खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी को पहले अपना घर संभालने की नसीहत दे रही है। देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से छिड़े सियासी गदर में एक दूसरे पर और कितने शब्द बाण छोड़े जाते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए रुक करते बड़ी खबर का, जहां पर रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। गौरीकुंड योगी नारायण के बीच यह हादसा हुआ है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ रोड पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। खराब मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। साथ ही बता दें केदारनाथ रोड पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 7 लोग इसमें सवार थे और खराब मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो
तो खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है, जहां पर बता दें कि रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। गौरीकुंड त्रियुगी नारायण के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है और केदारनाथ रोड पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। साथ ही बता दें कि हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। तो खराब मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और बता दें कि रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मंत्री जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री ने यहां पर 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मंत्री गणेश जोशी और साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाईकोर्ट ने गणेश जोशी से जवाब मांगा। घिरे मंत्री आय से अधिक संपत्ति मामला। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। मंत्री पर आरोप, जीरो टॉलरेंस का दावा। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुसीबत फिर बढ़ती नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों सहित आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि गणेश जोशी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। मंत्री गणेश जोशी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। कैबिनेट मंत्री ने सरकारी धन का किया दुरुपयोग। बागवानी, जैविक खेती को लेकर विदेशी टूर के नाम पर दुरुपयोग। निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन तमाम मामलों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंत्री जोशी से जवाब तलब किया है। सवाल ये होता है कि ये सोर्सेज कहाँ से आए, तो वही मामला हमने पहले एडीजे विजिलेंस कोर्ट में डाला था और उसके बाद उन्होंने उस पर हमें ये कह के उसको खारिज करा कि आपने विजिलेंस को एफिडेविट नहीं दिया। बाकी उन्होंने माना है कि सब है, आय से अधिक संपत्ति है, सब कुछ है, पर लेकिन उन्होंने एफिडेविट का हवाला देके कि आपने विजिलेंस को एफिडेविट नहीं दिया। उसके बाद हमने इसको हाई कोर्ट में इसकी रिवीजन फाइल करी और उसमें हाई कोर्ट ने एडमिट करा और इनको नोटिस इशू कर दिए। तो अब ये अपना जवाब देंगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार के मंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हैं और हालत ये है कि उनके खिलाफ जांच के लिए लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इतने लंबे समय हो गया, इतना गंभीर आरोप लगे। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति रहता है उसको अपना स्पष्टीकरण तत्काल दे देना चाहिए। अगर कोई आरोप लगता है, आप खामोश हो जाएंगे, आप एरोगेंट हो जाएंगे, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे कि आप परवाह ही नहीं करते कि आपके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं। भैया, आपको जनता ने चुन करके भेजा है और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है। अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो आपको तत्काल उसका जवाब दे देना चाहिए था। ये नौबत ना आती कि हाई कोर्ट लताड़ता, हाई कोर्ट आपको कहता, आपको निर्देश देता कि आप अपना जवाब दीजिए। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में इस समय हालात बहुत खराब हैं। इससे पहले विजिलेंस कोर्ट में मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ याचिका दी गई थी, लेकिन विजिलेंस कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन अब मामला हाई कोर्ट में है, जिस पर अदालत ने मंत्री को जवाब तलब किया है, जिससे इस बार मंत्री गणेश जोशी घिरते नजर आ रहे हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।